नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है सर जी? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ड्यूटी का अमाउंट कंप्यूट करना सीखेंगे। ठीक है। नॉर्मली एक वर्ड आता है आपके सामने, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट क्या होता है, कौन करता है, कैसे करता है? ठीक है। तो असेसमेंट, वो सुना नहीं आपने डायलॉग जो था मोहब्बतें मूवी का? एक लड़की थी दीवानी सी, गलियों से गुजरा करती थी, शायद कहना था कुछ उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी कि ये असेसमेंट कैसे होता है, ये असेसमेंट क्यों होता है, ये असेसमेंट कब होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि टैक्स बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो उसे कंप्यूट कैसे किया जाना है, यही जो प्रोसेस है असेसमेंट कहा जाता है। ये असेसमेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल, इन केस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एज द केस में भी ये उस समय पर किया जाता है। असेसमेंट कौन करता है? कौन करेगा भाई? या तो भाई पहले तो सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन आता है, और अगर सेल्फ असेसमेंट पे बात नहीं बन पाती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुद करके चलेगा, और अगर यहाँ दिक्कत आती है तो फिर रीअसेस बाय द ऑफिसर करवा दिया जाता है। दो ही तो व्यक्ति जो कर सकते हैं यहाँ पर आकर। कैसे किया जाता है? तो कैसे के लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। एक वैल्यू चाहिए होती है नॉर्मली, एक रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता है, और एक रेट ऑफ ड्यूटी वहाँ पर चाहिए होती है नॉर्मली, जहाँ पर ड्यूटीज़ एड वैलोरम कैलकुलेट की जाती हैं वहाँ पर आकर। ठीक है। तो ये वाली जो बात है हमारी कि असेसमेंट क्या होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अपने जो चैप्टर था हमारा डेफिनेशन वाला। इसको भी हम अपना डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 46 जो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री है, सेक्शन 68 फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम वेयर हाउस, सेक्शन 50 हमारा शिपिंग बिल हो गया। ये सारा हम अपना कर चुके हैं। ये वाले सेक्शंस हमारे असेसमेंट चैप्टर में कवर हो जाते हैं। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 14, 15 एंड 16। इज इट ओके? यस सर। इनका सीधा सा मतलब ये है कि ड्यूटी का मतलब है इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, सर इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द असेसेबल वैल्यू। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में दे रखा है असेसेबल वैल्यू विल बी टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इज इट ओके? यस सर। प्रोवाइजो टू सेक्शन 14 के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज का डिस्कशन किया जाता है। कॉमन प्रोविजन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए। उसके बाद में सेक्शन नंबर 15 में हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ ड्यूटी, कि भाई अगर मान लीजिए आप इंपोर्ट का मैटर है तो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए रेलिवेंट डेट क्या रहेगी, वो सेक्शन 15 में बताता है। सेक्शन 16 के अंदर बात की जाती है रेलिवेंट डेट फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी के संबंध में, कौन सी डेट का रेट लिया जाएगा। सपोर्ट के लिए इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स एंड एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। ये सेक्शन 14 1 और 2 ये भी कॉमन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये भी कॉमन है ना, ये कॉमन प्रोविजन आ गए। ये अकेला इंपोर्ट के केस में, ये एक्सपोर्ट के केस में कि रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी रेट का लिया जाएगा। ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अपना ये सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, असेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब CIF वैल्यू होती है। CIF वैल्यू का मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट या एयरपोर्ट पर गुड्स की अनलोडिंग से पहले तक जितने भी खर्चे हैं सारे ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पर रख के चलते हैं। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारतः, कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अवेलेबल या रिलायबल नहीं होती है तो फिर हम वैल्यूएशन रूल्स 429 की तरफ मूव कर जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई जो सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 है, कुछ केसेस के अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हम उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज उसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं। बेसिकली कुछ आपके प्रोडक्ट होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, जिनकी वैल्यू में डे टू डे बेसिस पर फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर यहाँ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को पकड़ा जाए तो ट्रांजैक्शन हुई होगी 2 महीने पहले, गुड्स आया है आज बाई वेसल, तो वैसे में झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है कि जब वैल्यू फड़फड़ाने वाली होती है, डायनामिक होती है, चंचल होती है, बदलती रहती है, तो सरकार उसे फिक्स कर देती है
है कि आजा मेरे राजा, ऐसे करके उसे कुछ पीरियड के लिए वैल्यू को फिक्स कर देती है, एंड सच फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड टैरिफ वैल्यू, और अकॉर्डिंगली हम अपना उसी के हिसाब से ड्यूटी कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है सर जी, यस सर। उसके बाद प्रोवाइडेड टू सेक्शन 14 के अंदर जो सीबीआईसी का रेट हो गया, और आगे अपना सेक्शन 15 में रेलिवेंट डेट फॉर इंपोर्ट ड्यूटी। ये अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में बता रखे हैं, वही सारी बातें हैं जैसे कि इंपोर्ट के संबंध में है, सेक्शन 14(1), 14(2), उसके बाद प्रोवाइजो कॉमन है, और यहाँ 15 के बजाय सेक्शन नंबर 16 अपना ये आ जाता है। तो ये था बेसिकली सेक्शंस का इंट्रोडक्शन कि हम 3 सेक्शंस यहाँ पर कवर करने के लिए जा रहे हैं। अब चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ड्यूटीज एड वेलोरम के लिए हमें चाहिए होती है वैल्यू, हमें चाहिए होगा रेट ऑफ एक्सचेंज इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, और हमें चाहिए होगा एक रेट ऑफ ड्यूटी। हालांकि जहां पर टैरिफ वैल्यू होती है तो वहां पर वैल्यू की जगह ट्रांजैक्शन वैल्यू की बजाय टैरिफ वैल्यू आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली बात करके चलेंगे। कुछ केसेस में क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी भी आपकी लगाई जाती है। तो जहां पर क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी लगाई जाती है तो उसमें तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ब्रश है तो ब्रश पर 20 रुपये पर यूनिट है, तो अब ब्रश की वैल्यू चाहे 20 रुपये की हो चाहे 1 लाख रुपये की हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो क्वांटिटी जितनी आई है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं दीज आर वैल्यू बेस्ड ड्यूटीज, जहाँ ड्यूटी कैलकुलेशन की जाती है वैल्यू को बेस बनाकर। ठीक है, तो 3 एलिमेंट को हमें डिस्कस करके चलना है, और यहाँ पर सबसे पहले पकड़ते हैं हम रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी डेट का लिया जाता है। तो मैंने पूरे चैप्टर को ना बहुत शानदार तरीके से समराइज कर रखा है, उसकी पूरी प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवा रखी है। किताबों पे मैंने बहुत काम करता हूँ, हर बार मैं यही अपना करके चलता हूँ कि किस तरह से हो। तो ये सारा का सारा आपके लिए प्रैक्टिस मैंने कराई है, आपको लॉ फ्रेम कराने के लिए इंस्पायर किया है, और फाइनली उसकी समरी यहाँ पर लाकर रख दी है कि इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपने निचोड़ निकालते हो, क्रक्स निकालते हो बात का, वो यहाँ पर आ जाता है। तो रेट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट के केस में अगर हम लोग डायरेक्ट क्लियरेंस करा के ला रहे होते हैं पोर्ट से, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए नॉर्मली जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं वो वाली डेट का रेट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बिल ऑफ एंट्री शुरू में ही फाइल कर देते हैं, एडवांस में फाइल कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जिस दिन एक्चुअल में बिल ऑफ एंट्री फाइल करी वो वाली डेट, और साथ में कंपेयर करेंगे इसे हम अराइवल डेट या एंट्री इनवार्ड डेट। एंट्री इनवार्ड डेट सिर्फ वेसल के केस में आती है, बाकी केस में नहीं आती, तो वहां पर अराइवल रख के चलेंगे। तो एक्चुअल फाइलिंग की डेट को अराइवल या एंट्री इनवार्ड से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेटर। लेटर ही क्यों? क्योंकि हमें रेट चाहिए होता है ताज़ा। वी नो वेरी वेल एज पर सेक्शन नंबर 46 वी हैव द राइट टू फाइल आवर बिल ऑफ एंट्री 30 डेज इन एडवांस। तो ऐसे में हम एडवांस फाइल कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर फॉर्मेलिटीज इन एडवांस, जिससे कि क्लियरेंस भी फटाफट से हो जाए। बट रेट ऑफ ड्यूटी फाइनली जो लिया जाएगा, हालांकि वो तो जल्दी बदलता नहीं है, जो हमने एडवांस में फाइल किया था नॉर्मली वही रह के चलता है, बट अगर चेंज हो जाए तो इस फॉर्मूले से जो भी अमाउंट निकल के आएगा रेट ऑफ ड्यूटी का, वो अपना यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। आई रिपीट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवार्ड और वेसल एज द केस में भी, तो इनकी कंपेयर करने के बाद विच एवर इज लेटर। ठीक है, अच्छा जी। अगर हम इनडायरेक्टली क्लियरेंस करा के ला रहे हैं तो जो सेक्शन 68 की बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है, दैट बिल ऑफ एंट्री कैन नेवर बी फाइल इन एडवांस, के अराइवल से पहले फाइल, क्योंकि पहले बॉन्डिंग हुई होगी, बॉन्डिंग के बाद डिबॉन्डिंग हो सकती है। तो सेक्शन नंबर 68 में जो ग्रीन वाली बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल कर रहे हो, द डे ऑन विच यू हैव फाइल्ड योर बिल ऑफ एंट्री इन एक्चुअल, वही वाली डेट को हम यहाँ पर रेलिवेंट डेट लेकर चलते हैं, उसी डेट का जो रेट चल रहा होगा वो कंसिडर करवा दिया जाएगा। ठीक है साहब, यस सर। दूसरा, अगर वेयर हाउस में गुड्स पड़ा हुआ है और उसे हम उठाते ही नहीं है, तो जिस दिन मैच्योरिटी हो जाती है तो मैच्योरिटी की डेट को डीम टू बी रिमूव्ड कंसिडर किया जाता है। जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो व्यक्ति उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसे बोलते हैं सनी देओल। तो यहां पर भी कह रहे हैं कि अगर आपने मैच्योरिटी पर अपने गुड्स को नहीं उठाया तो उठा हुआ मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस, एंड आपको उसी समय का रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद अगर आपका गुड्स स्मगल्ड गुड्स है, तो चोरी चकारी का पकड़ा गया है, तो जिस दिन ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हो उस दिन जो भी रेट ऑफ ड्यूटी चल रहा होगा वो वहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। अगर पिल्फर्ड गुड्स के ऊपर कस्टोडियन को ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आकर कहते हैं कि जिस दिन इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करी गई थी उस दिन जो भी रेट था वही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो ये रहे आपके रेट ऑफ ड्यूटी के लिए रेलिवेंट डेट क्या रहेगी, कौन सी डेट का लिया जाएगा।
बात करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज की, तो कहते हैं कि लकड़ी की जो कढ़ाई होती है वो आग पर सिर्फ एक बार चढ़ाई जा सकती है, इसलिए रेट ऑफ एक्सचेंज भी सिर्फ एक बार ही डिटरमिन किया जाएगा। और वो कब किया जाएगा? इंडिया के बाहर से जब वो इंडिया में आया था, एट दैट टाइम व्हाट वाज द रेट ऑफ एक्सचेंज, वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ रेट 70 का था और जब वेयर हाउस में पड़ा उस समय 72 हो जाता है, तो ये जो वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैं 72 कंपेयर करके चलूं, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, तो वो वाली बात वहां पर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस वैल्यू एडिशन और डिक्रेशन दैट विल बी इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर अगर कुछ प्लस माइनस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। हमें बोला जाता है कि इंडिया के बाहर से इंडिया में जितने का आगे पड़ा दैट वैल्यू मस्ट बी टेकन, उसी वैल्यू को आप यहाँ पे रख के चलेंगे नॉर्मल तरीके से। तो उसी समय जो हमने रेट ऑफ एक्सचेंज अपना निकाला था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46, वो वाला लेकर चलेंगे। 46 की बिल ऑफ एंट्री अगर डायरेक्ट क्लियरेंस है तो व्हाइट वाली, इनडायरेक्ट जा रहा है तो बॉन्डिंग के लिए येलो वाली होगी। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता आप डायरेक्ट वाली हो इनडायरेक्ट वाली हो, जिस दिन आपने 46 की बिल ऑफ एंट्री एक्चुअल में फाइल की है, ए भाई साहब यहां वो नहीं है कि विच एवर इज लेटर, जिस दिन एक्चुअल में फाइल करी थी उस दिन जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज आपका बनता था वो वाला यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा। एंड उसके बाद से अगर पिलफरेज का मामला हो या स्मगल्ड गुड्स का मामला हो तो क्या करके चलेंगे? तो देखिए यहां पर ना लॉ आपका साइलेंट है, तो जिस समय का मैं रेट ऑफ ड्यूटी लेके चल रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं वही अपना यहां पर कंसिडर करके चलूंगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। ठीक साहब? यस सर। एंड सर अगर मान लीजिए मैच्योरिटी की बात करें, गुड्स वेयर हाउस में गया था और मैच्योरिटी वहां पर उसकी हो गई थी और नहीं निकाला, तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी है ना, जो पोर्ट पर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होगी बॉन्डिंग वाली, वो वाला कंसिडर करके चलेंगे हम। ठीक है ना? यस सर। तो ये तो रही बात रेट ऑफ एक्सचेंज की और रेट ऑफ ड्यूटी की। अब हम मूव करते हैं वैल्यूएशन को लेकर। वैल्यू यहां पर आकर क्या बोलती है मेरे बच्चा? तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक डायग्राम बनाया है, मास्टर डायग्राम, के आगे हमें कैसे मूव करना है। हमारा कंसंट्रेशन पूरा जा रहा है वैल्यू के ऊपर। ठीक है? तो वैल्यू में सबसे पहले हमें जब बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करते हैं तो वहां पर एक वैल्यूएशन डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ये रिक्वायरमेंट है रूल नंबर 11 की। उसमें कहते हैं कि आप अपने जो गुड्स है उसके सारे पैरामीटर्स को बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, क्वांटिटी क्या है, सफेदी, झाग, ग्रेड, व्रेड, सब कुछ बताइए आप इसके बारे में। जो वैल्यू को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं वो सारे पैरामीटर्स आपको बताने होंगे। हाँ, अगर आपने गलत बताया तो ध्यान दीजिए, फिर तो दिक्कत वाली बात है, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट तक हो सकता है। जब आप ये बता देते हैं तो ऑफिसर इसको चेक करेगा और उसको लगता है कि आपने गलत डेटा दिया है तो वो आपके द्वारा डिक्लेयर की गई वैल्यू को रिजेक्ट भी कर सकता है, और अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो उसे एक्सेप्ट, पहले राउंड में एक्सेप्ट कर लेगा। उसे डाउट किन चीज़ों पर आ सकता है? कोई एबनॉर्मल डिस्काउंट हो, स्पेशल डिस्काउंट हो, कुछ और प्रकार की समस्या दिख रही हो जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। वो आपसे पूछेगा कि भाई ये इस तरह से क्यों मैटर है। आप उसे जस्टिफाई जवाब दे देते हैं, जस्टिफाई अपनी सिचुएशन कर देते हैं कि भाई मुझे अगर एबनॉर्मल डिस्काउंट मिला है तो भाई हो सकता है वो स्टॉक क्लियर कर रहे हो, अपने वहाँ इंडिया के बाहर कोई फैक्ट्री थी वो बंद हो गई है, सस्ते दामों पर बेच रहे थे हैवी डिस्काउंट दे देकर। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं फिर ठीक है, वरना आपकी वैल्यू को यहीं पहले राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वैल्यू अगर यहां पर रिजेक्ट होगी तो सीधा यहां पर आ जाएंगे, इसका रीअसेसमेंट करके चलेगा अधिकारी। और अगर मान लीजिए यहां पर पहले राउंड में एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्ट नहीं हुई है, तो अब इसके साथ दूसरा टेक्निकल राउंड यहां पर खेला जाएगा। इस टेक्निकल राउंड के अंदर 4 कंडीशंस आपसे पूछी जाएंगी। अगर चारों के चारों का आंसर एफर्मेटिव आ जाता है, 4 कंडीशंस क्या है, वो अग्नि परीक्षा यहां पर क्या होती है मैं बताऊं आपको। नंबर 1, जो गुड्स है क्या उस पर कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि प्रतिबंधित जो चीजें होती हैं वो सही से वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं, तो फिर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं मानेंगे बल्कि इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है? लेकिन स्थैरो, इसमें भी ये बात कही जाती है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एजीएम वाली है, एजीएम क्या? अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया ने लगाई हो, टोबैको किल्स, जैसे टोबैको इंपोर्ट करने पर ये पब्लिक अथॉरिटी बोलती है कि टोबैको जान ले लेता है, तो क्या ये इस प्रकार से जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिगरेट का पैकेट इंपोर्ट कर सकते हो जब तक इसके स्पेसिफाइड एरिया पर ये ना लिख दिया जाए, जब तक इंपोर्ट नहीं कर सकते, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। तो क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने से प्रोडक्ट के प्राइस में कमी आएगी? डिपेंड करता है कि वो लगाया किस पे है। शराब पे, सिगरेट पे ऐसे लेबल लगा लो, ये बोलते हो कि पीते ही मर जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिमांड में कोई अंतर नहीं आने वाला। मैगी जैसी चीज़ों पर अगर ये भी बोल दिया जाए तो उसके जो पैरामीटर्स वो ठीक नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो रातों रात मैगी सड़कों पर आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है? हम अकॉर्डिंगली अपने उसके साथ वैसा ही बिहेव करके चलते हैं।
AGM ज्योग्राफिकल एरिया संबंधी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, या M मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि गुड्स की वैल्यू को मटेरियली इफेक्ट नहीं करती है। तो अगर AGM वाली रिस्ट्रिक्शन से हैं तो ओके अलाउ ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसिडर करवा दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहां पर आती है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट ना हो जिससे कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल ही ना दिख रही हो। जैसे कि मान लीजिए इंडिया के बाहर से सेमी फिनिश्ड गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और वो फिनिश्ड गुड्स बनाकर किस स्पेसिफाइड क्वांटिटी इंडिया के बाहर भेज दी जाती हैं और इन कंसिडरेशन कुछ यूनिट हम अपने पास में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देयर इज नो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस का मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हाउ कैन वी टेक ट्रांजैक्शन वैल्यू? सो इन सच ए केस व्हाट विल हैपन, तो इसमें वही वैल्यूएशन रूल्स की तरफ हमें मूव करना पड़ जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन निकल के आती है सब्सिक्वेंट आउटफ्लो की, कि आप कोई ऐसा सब्सिक्वेंट आउटफ्लो की बात करके चल रहे हो जो कि असर्टेनेबल नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। तो फिर मजबूरी में हमें जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल्स की तरफ, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट द ट्रू ट्रांजैक्शन वैल्यू, अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर रिलेटेड पार्टी आरपी ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी उसमें रिश्तेदारी नहीं निभाई गई है, यानी कि आर्म लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन है, वो जो ट्रांजैक्शन वाले आप दिखा रहे हो वो लगभग आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स की वैल्यू के लगभग बराबर सी ही है, तो फिर आरपी ट्रांजैक्शन वाली वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसिडर करवा दिया जाएगा। ये चार कंडीशन है। भाई साहब क्रक्स पॉइंट, इन चारों कंडीशंस का भी निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आप यहां ले रहे हो, अगर ये इसको टेस्ट किया जाएगा अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के टेस्ट पर, अगर ये अवेलेबल है एंड रिलायबल है तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है या रिलायबल नहीं है तो फिर हमें वैल्यूएशन रूल्स की तरफ मूव करना पड़ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन होने से वैल्यू रिलायबल नहीं रह गई थी। दूसरी शर्त थी सेमी फिनिश्ड गुड्स, वहां पर अवेलेबल नहीं थी। तीसरी शर्त थी सब्सिक्वेंट आउटफ्लो, वहां पर भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। और चौथी बात निकल के आ रही थी वहां पर आपकी कि भाई जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी अपनी, तो वहां पर भी वैल्यू आपकी रिलायबल नहीं थी। तो अवेलेबल या रिलायबल नहीं है तो गो फॉर द वैल्यूएशन रूल्स चले जाते हैं। उसके बाद में 14(1) आएगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और कुछ टू सेलर या ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। 10(2) की कुछ एक एडजस्टमेंट होती है और 10(1) की भी कुछ एक एडजस्टमेंट होंगी। उसके बाद हम अपनी इस वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। फिर अगर रीअसेसमेंट पे आ जाते हैं तो रूल नंबर 4 to 9 हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। 4 में बोलते हैं वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, 5 में बोलते हैं वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, 6 जो है वो 7 और 8 के ऑर्डर को एक्सचेंज करता है। 7 के अंदर आता है आपका डिडक्टिव अप्रोच, 8 में आता है आपका कंप्यूटेड अप्रोच, 9 में आता है आपका बेस्ट जजमेंट, वैसे करके। 10वें में आपकी एडजस्टमेंट्स है, 11वें के अंदर आपकी डिक्लेरेशन आती है और 12वें के अंदर वैल्यू को रिजेक्ट करने का राइट होता है। 13वां आपका इंटरप्रेटेटिव नोट्स की बात करता है, दैट इज नॉट रेलिवेंट, और कुछ इलस्ट्रेशंस उसके अंदर दे रखे होते हैं। तो ये आपका 11वां रूल आ गया, 12वां आ गया, एंड उसके बाद में फिर हम यहाँ पर बढ़ते गए टैरिफ वैल्यू की बात हो जाएगी यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ से मैं बताऊँ कहाँ से पकड़ेंगे इसको। हम पहले पकड़ते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू से लेकर कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। उसके बाद ये रहा ना, हम जो रिवाइज करेंगे ये तो हमने देख लिया है ना, ये देख लिया, ये पोर्शन देख लिया हमने, और ये भी देख लिया। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। हम अब ये देखने के लिए जा रहे हैं इतना पोर्शन, और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस करके चलेंगे, रूल्स वाले को। तो नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 14(1) सपोर्ट विद रूल नंबर 10(1) एंड 10(2) दैट विल कंप्लीट द ट्रांजैक्शन वैल्यू। कि ट्रांजैक्शन वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू सेलर और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर फॉर इंपोर्टेशन इनटू इंडिया और फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो कॉमन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए, यहाँ पर एक कॉमन निकल कर आ जाता है। एंड उसके बाद में बोलते हैं कुछ एडजस्टमेंट भी आपको करनी होती हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, मान लीजिए इंडिया के बाहर से गुड्स आपका यहाँ 1 लाख रुपए की CIF थी, फिर यहाँ पर आकर गुड्स को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो 1,25,000 रुपये की निकल के आती है। तो एक्स ने वाई को बेच दिया। पहली बात, यहाँ पर इंपोर्टर कौन है? इंपोर्टर वो होता है जो इंपोर्ट करे, या फिर छुड़ाने से पहले कोई नया मालिक बन जाता है तो उसे इंपोर्टर बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपोर्टर बनेगा मिस्टर वाई बना दिया जाएगा। लेकिन वैल्यू कौन सी ली जाएगी? इंडिया के प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू एक्सपोर्टर और ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर। तो ये जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वैल्यू थी इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग योर इंपोर्ट ड्यूटी। हाउएवर छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, आप एक क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से की जाएगी, लेकिन सारी ड्यूटीज BCD निकाल दी, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, ये वो सारा कुछ निकालने के बाद जब IGST का नंबर आता है तो वहां पर सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। वहां पर ये देख के चलते कि जो भी अब तक
आईजीएसटी की जब नौबत आ रही है कैलकुलेट करने की, वहां तक आपने जितनी भी जो वैल्यू है और ड्यूटीज आपने ऐड करके जो टोटल आपका निकल के आया है वो टोटल की बात पकड़िएगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वो टोटल पकड़ने के बाद और जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू रही थी गुड्स को लाइक छुड़ाने से जस्ट पहले की ट्रांजैक्शन वैल्यू रही थी ना, वो वाली वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर हम अपनी कंपटीशन करके चलते हैं और प्रेम से बोलेंगे मेरे बच्चा राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है। तो वही बात आपकी यहां पर बताई गई है। आगे बढ़े। यस सर जी साहब, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है सर जी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या निकल के आता है यहाँ पे, ये वो टैरिफ वैल्यू आ गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 वाला। और यहां से आती है आपकी रूल नंबर 10 की बातें। 10(1) और 10(2) इन दोनों का डिस्कशन दे रखा है मैंने, एनालिसिस करके प्रॉपर दे रखा है। 10(1) ये रहा। 10(1) के 5 पॉइंट हैं, 10(1) A B C D E। 10(1) A में बात करता है कुछ कमीशन की और पैकिंग मटेरियल की। कमीशन के बारे में ये कहता है कि अगर बाइंग एजेंट का कमीशन है फिर वो एक्सक्लूड रहेगा, जो एक्सपोर्टर के एजेंट को कमीशन दिया है वो शामिल रहेगा। बाइंग एजेंट को हम लोग लाइक खरीदने वाला, कि मैंने कुछ खरीदना था और खरीदने के लिए मैंने अपना कोई एजेंट वहां पर अपॉइंट कर दिया है, तो उसको जो मैं कमीशन देता हूं वो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल के अंदर नहीं आता है। एक्सपोर्टर का जो एजेंट होता है वो इंडिया में काम कर रहा होता है, उसे लोकल एजेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो जो कमीशन होगा वो इनक्लूडेबल हो जाता है। उसके बाद पैकिंग की बात करते हैं। तो पैकिंग में ये देखिए, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल अलग मैटर हो गया। वो जो पैकिंग मटेरियल है वो वापस जाना है या नहीं जाना है, रिटर्नेबल है या नहीं है। अगर वो रिटर्नेबल है तो उसकी वैल्यू को ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर वो रिटर्नेबल नहीं है, फाइनली इंडिया में इंपोर्ट हो गया है, तो उसकी वैल्यू को यहां पर ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो पैकिंग मटेरियल था, इसमें जो वैल्यू ऑफ जो गुड्स इस्तेमाल हुआ एंड जो लेबर इस्तेमाल हुई, वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपना एलिमेंट शामिल रहते हैं अगर वो फाइनली आपका इंपोर्ट हुआ है तो। 10(1) B की बात करते हैं। इसमें ये कहता है कि अगर आपने प्राइस के अलावा कुछ और भी दिया है, यानी कि कोई लाइक रॉ मटेरियल आपने दे दिया है, कोई पैकिंग मटेरियल आपने दे दिया है, कुछ कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, मोल्ड्स टाइप वगैरह आपने कुछ और दिया था, समथिंग मोर देन दैट, तो या कुछ सर्विसेज आपने अवेलेबल करवा दी है, तो फिर वो एक एडिशनल कंसीडरेशन बन जाता है और उसकी वैल्यू को भी हम इंक्लूड करके चलते हैं असेसिबल वैल्यू में। उसके बाद आता है 10(1) C करके। इसमें होती है रॉयल्टी चार्जेस और एक होते हैं राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। रॉयल्टी में जो है वो अपना यहाँ पर ऐड करवा दिया जाता है और चार्जेस फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो आपके एक्सक्लूड रहते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस फॉर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें जो भी हमने सॉफ्टवेयर वगैरह इंपोर्ट किया है उसको रिप्रोड्यूस करने का हमारे पास राइट होता है। रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे सेल करते हैं उसे, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर टैक्सेस अगली स्टेज पर मिल जाते हैं। तो इसलिए अर्लियर स्टेज पर, कस्टम स्टेज पर वो टैक्सेस के लिए शामिल नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं। रॉयल्टी के केस में वैसा नहीं होता है, तो उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी ऐसे मान के चलिए कि अगर मुर्गी सोने के अंडे देने वाली है तो मुर्गी को अभी पोर्ट पर नहीं काटेंगे, अंडे लेंगे उससे, और अगर सोने के अंडे नहीं देगी मुर्गी तो मुर्गी को ही पोर्ट पर काट दिया जाएगा, वैसे करके बात कही जाती है। 10(1) D ये कहते हैं, सिंपल फार्मूला का ये है कि आपने जो अभी प्राइस पे किया है इसके अलावा भी आपको कुछ और पे करना है इन फ्यूचर, और जो आपको ये पे करना है क्या वो एज ऑफ नाउ असर्टेनेबल है, फिक्स्ड इन नेचर है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे ऐड कर दीजिए और ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। और अगर वो आपका असर्टेनेबल नहीं है या फिर वो एज ऑफ नाउ कैलकुलेटेबल नहीं है तो आपकी मजबूरी है, आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, फिर आपको वैल्यूएशन रूल्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में 10(1) E आता है। इसमें एनी अदर पेमेंट्स आपके आ जाते हैं कि अगर कोई और खर्चा किया है जो कि मेन सप्लाई से कनेक्टेड एक्सपेंसेस आपका रहा है, इज इट ओके, मतलब एज ए कंडीशन ऑफ सेल था कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके लिए एज ए कंडीशन ऑफ सेल आया था, एक्सपेंडिचर उससे कनेक्टेड है क्लोजली, तो इसको भी यहां पर ऐड करके चलते हैं। नॉर्मली एक बात मैं आपको बताऊं
कि जो प्री लैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा खर्चा हो सकता है इस कैटेगरी में आकर कि भले ही ये पोस्ट लैंडिंग का खर्चा हो तब भी इसे हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारी एक कंडीशन डाल दी कि भाई इंडिया में मशीन तो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन इरेक्शन आप ही को करवाना पड़ेगा, और ये एज ए कंडीशन ऑफ सेल डाल दी कि ये डील तभी होगी जब ये आप ये करवा के दोगे हमें। उसने कहा ठीक है जी करवा देंगे, एडिशनल चार्ज लगेंगे, एडिशनल चार्ज बता दिए, हमने पे किए, उसने करवा दिया, तो ये खर्चा भी शामिल किया जाएगा बिकॉज दिस एक्सपेंसेस एज ऑफ वाज लाइक एज ए कंडीशन ऑफ सेल था, दैट्स व्हाई इट विल बी इंक्लूडेबल, राइट। उसके बाद आता है आपका 10(2) करके। अब 10(2) में क्या क्या निकल के आता है सर जी, बात करते हैं। वैसे इतना तो माइंड में हमारे में इमेज बन चुकी है कि देखिए यहाँ से एक्सपोर्टर का प्रीमिसेस होता है, यहाँ से माल यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर जहाज से चलते हुए यहाँ तक आता है। तो CIF इस पॉइंट पर बोलते हैं और हमें इस पॉइंट पर ही रहकर खड़े होकर बात करनी होती है। यहाँ से जो अनलोडिंग चार्ज वगैरह होते हैं वो इंडिया के अंदर आकर इनकर किया हुआ है, भारत की ज़मीन पर हुआ है खर्चा, उसे ऐड नहीं करेंगे और ना करना भी चाहिए बिकॉज वी आर इम्पोजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। इंडिया के बाहर से इंडिया में जितने का आके पड़ा बस, अब आगे बात नहीं करेंगे हम, जितना आके पड़ गया भैया उस पर बात कीजिए, उसके आगे बात नहीं करेंगे, कोई भी खर्चा इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। पोर्ट ड्यूज, डीमरेज, एस्टेसी, वो सब कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ से आपका गुड्स वेयर हाउस से यहाँ से वेयर हाउस में चला जाए, कहीं जाए, तो यहाँ के आगे के जितने भी खर्चे पाने, मैं तो कह रहा हूँ ये भी नहीं पकड़ा मैंने, तो इससे आगे का खर्चा भला कैसे पकड़ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट केस में दूसरे वेसल किया जाती है वो भी इंडिया के अंदर का खर्चा है आके, ना। तो जब फर्स्टली जब एंट्री करेगा तो वहीं तक का खर्चा पकड़ेंगे, उसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं पकड़ा जाएगा। तो यहाँ तक का कोई भी खर्चा छोड़ेंगे नहीं और यहाँ के बाद का कोई भी खर्चा जोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपके लाइक कभी कभी वेटिंग चार्जेस या जिसे शिप डीमरेज, जिसे हम शिप डीमरेज के नाम से भी जानते हैं, वो चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं। बोट के जो चार्ज होते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो छोटी छोटी बोट जो इस्तेमाल की जाती हैं उसके चार्जेस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो यार यहाँ तक कुछ भी हो सबका सब ऐड करवा दिया जाएगा। ये एक प्रॉपर टेबल में आपको बना कर दी है जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करके चलेंगे। तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ FOB वैल्यू आ गई। FOB वैल्यू का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, जहाज में ओरिजिन पोर्ट पर जहाज में चढ़ाने तक के सारे खर्चे शामिल करते हुए। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री से लेकर ओरिजिन पोर्ट तक की आ गई, पोर्ट ड्यूज वगैरह सब यहाँ पर आ जाता है। 10(1) की एडजस्टमेंट जो अभी हमने सीखी है वो आपके यहाँ पर आ जाती हैं। फिर 10(2) की बात करते हैं यहाँ पर आकर, इसमें बोलते हैं कि भाई 10(2) में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम ऐड करने के लिए जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो बात कही जाती है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पता है फिर तो ठीक है भाई, आप एक्चुअल जोड़ दीजिए, और अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं पता है तो 20% ऑफ FOB या एडजस्टेड FOB एज द केस में भी हम उसका 20% करके चलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्योर FOB नहीं दे रखी होती, हमारे पास सम टोटल होता है FOB एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का, तो कोई बात नहीं, प्योर FOB नहीं है तो जो मिक्स FOB है, मिलावटी FOB है, इसी का 20% हम करके चलेंगे। लेकिन 20% की बात कब आ रही है, जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें पता नहीं है। लेकिन ठहरिए, भले ही हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पता हो, अगर मैटर आपका बाई एयर का पड़ जाता है तो वैसे वाले मामले में हम अपना एक्चुअल जो फेयर बनता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो, और 20% से जो निकल के आया वो, विच एवर इज लोअर वही लेके चलते हैं। क्योंकि बाई एयर हमारे एक तो भाड़ा ही बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेट ही बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से बढ़े हुए फ्रेट पर हमने लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करी तो वो भी ज़्यादा निकल के आएगी, तो एक दोहरी मार पड़ जाएगी। इसलिए कहा कि भाई थोड़ा कम करने का प्रयास करो जितना भी कर सकते हो। तो एक्चुअल और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर, उसे यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। इज इट ओके? यस सर। अब यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्यूजन आती है और कि भाई ये कैसे कैसे करके है। जब भी हम 20% ऑफ FOB निकालते हैं ना भाई मेरे, ये 3 कंपोनेंट को शामिल करता है। 20% ऑफ FOB 3 कंपोनेंट को, क्या क्या, जरा ठीक से पढ़ना कि जो 20% की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक गुड्स को लाने में जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई है और जो पोर्ट ड्यूज ओरिजिन पोर्ट पर लगे हैं वो सब के सब यहां पर आते हैं। या तो एक्चुअल बेस पे लीजिए
या फिर आप प्रीफिक्स्ड जो 20% है उसके हिसाब से लेके चलिए। तो यहां पर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके पोर्ट ड्यूज हो गए ओरिजिन पोर्ट पर, पोर्ट ड्यूज ओरिजिन पोर्ट पर पीडीओ, और फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपका समुद्री भाड़ा होता है। 3 एलिमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अक्सर कंफ्यूजन आती है। मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको करके यहां दिखा रहा हूं, मतलब समझ गए ना बात को कि कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम। यानी कि जो 20% है उसमें ये वाला भाड़ा आ गया आपका, ये वाला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया, और यहाँ के पोर्ट ड्यूज आ गए। ये 3 एलिमेंट को कैप्चर करके चलता है। या तो ये तीनों एलिमेंट एक्चुअल बेस पे आएंगे, या फिर इन तीनों का सब्स्टिट्यूट 20% लिया जाएगा ऑफ एफओबी वैल्यू। कैसे करके भला, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। यस सर। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस था यूएसए के अंदर अपना ये $10,000 का। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्री टू ओरिजिन पोर्ट थी $500 की। पोर्ट ड्यूज एट ओरिजिन पोर्ट बनते थे आपके इतने के। एफओबी वैल्यू निकल के आ गई थी आपकी यहां पर आकर, ठीक है। कॉस्ट फ्रॉम ओरिजिन पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट वो आ रही थी आपकी ये यहां पर 3000 रुपीज की निकल कर आ रही थी। पोर्ट की बजाय काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को मान लेता हूं बाई एयर, ये मैटर मेरा बाई एयर का है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 20% वाली बात इनबिल्ट करनी है इसके अंदर आकर। तो यहां पर सारा का सारा मैं ये तीनों जो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर थे, एक तो ये था मेरा, एक मेरा ये था, और एक मेरा ये था। इस प्रकार से हमारी ये बात निकल कर आ रही थी, आगे तक की बात जा रही थी। अब हमें यहां बोला जाता है कि जो आपके अगर लाइक बाय एयर मैटर होता है तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या जो भी अपना 20% से एक्सीड नहीं कर सकता है। चेक करते हैं हमारी यहां पर एफओबी कितनी बनती थी। सर एफओबी बनती थी यहां पर ये $11,000 की बनती थी। तो हमने वापस कैलकुलेशन करी कि अगर ये देखो वेसल का मैटर है तो यही बन जाएगा ना, वेसल का मैटर है तो ये निकल के आ जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। अगर ये एयर का हुआ लिखा है यहाँ पे, हालांकि अगर ये एयर का मैटर हुआ तो एक्स फैक्ट्री प्राइस मेरा $10,000 ये निकल के आ गया। अब तीनों एलिमेंट के लिए मुझे चेक करना है। अब तीनों एलिमेंट का $500, $500 और आपका ये $3,000, $4,000 मेरा एक्चुअल बेस पर आ जाता है, ठीक है। और ये जो मेरी एफओबी प्राइस था, एफओबी प्राइस तो 11,000 है। 11,000 का जो मेरा 20% है वो आता है 2200, विच एवर इज लोअर। तो यहां पर ये जुड़ जाएगा विच एवर इज लोअर $2,200। अगर मैं 2,200 लिख रहा हूं, ये 20% फॉर्मूला से लिख रहा हूं, तो ये 2,200 ने तीनों एलिमेंट को कवर कर लिया है। यानी ये वाला एलिमेंट भी, ये वाला एलिमेंट भी और ये वाला। अब मुझे इन तीनों में से कोई सा भी एलिमेंट एक्चुअल बेस पे नहीं पकड़ सकता, मुझे ये प्रीफिक्स्ड के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो ये मेरा यहाँ पर 2,200 आ जाता है, और उसके बाद मेरी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह ऐड करने के बाद मैं अपना यहाँ पर CIF वैल्यू निकाल दूंगा। तो या तो ये तीनों एलिमेंट आपके एक्चुअल बेस पे आएंगे, या फिर तीनों एलिमेंट आपके 20% के अंदर शामिल हो जाते हैं। मतलब सिंपली आपको बताना इतना चाहता हूँ कि जो 20% में जो आपके दिमाग में बैठी हुई है बात कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समुद्री भाड़ा होता है, वैसी वाली बात नहीं है। इसमें फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक का, पोर्ट के ड्यूज ओरिजिन वाले एंड जो सी फ्रेट है, ओशन फ्रेट है, ये 3 कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। या तो तीनों एक्चुअल बेस पे आएंगे या तीनों के लिए 20% लिया जाएगा, वो हमें यहां पर देखना होता है। ठीक है सर जी, तो ये हमारी बात होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की 1.125% हम इसे लेकर चलते हैं ऑफ एफओबी वैल्यू या एडजस्टेड एफओबी वैल्यू एज द केस में भी। और अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअल तो एक्चुअल लेके चलेंगे, एक्चुअल नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं, कभी कभी हमें ये भी देखने में आता है कि हमारे पास प्योर एफओबी अवेलेबल नहीं होती है। तो वैसे में क्या अवेलेबल होता है, मिलावटी एफओबी होती है। मिलावटी एफओबी मतलब क्या, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सम टोटल मेरे पास अवेलेबल होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी सम टोटल का 1.125% मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और जो भी निकल के आएगा वो मेरी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पर बना दी जाएगी। और इस तरह से मैं यहाँ पर अपना फाइनली CIF वैल्यू या असेसेबल वैल्यू अपना कैलकुलेट कर लूंगा। इस फॉर्मेट के अंदर अपना हमें आंसर देना होता है वैसे करके। ये अपनी 4 कंडीशंस आ गई जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वगैरह हमारी बात हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने वैल्यूएशन रूल्स की तरफ। डायग्राम के मुताबिक रूल नंबर 4 to 9 अब हमारे आ रहे हैं। रूल नंबर 4 में क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स। ठीक है जी, यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। और यहाँ से रूल्स का सिलसिला शुरू हुआ, और ये है एनालिसिस ऑफ रूल नंबर 4। दरअसल जब हम रूल नंबर 4 अप्लाई करते कब है, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू असेसेबल वैल्यू नहीं रहती है, या तो राउंड 1 में ही जो प्राइमा फेसी राउंड था वहां पर रिजेक्ट हो जाती है,
या फिर 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, इन दोनों ही रास्तों में वैल्यू रिजेक्ट होगी आपकी और आप वैल्यूएशन रूल्स की तरफ आ जाते हैं। वहां पर आकर कैसी कैसी बातें करनी है, आपको करना क्या होता है, तो ऑफिसर यहां पर जो आईआरएस अधिकारी है वो वैल्यूएशन करने बैठ गया है, उसने अपने सामने नेशनल डेटाबेस खोल के रख दिया है और वो वहां पर कई सारे फिल्टर का इस्तेमाल करके चलता है। यहाँ पर हम भी कई सारे फिल्टर लगा के चलते हैं। फाइंड आउट आइडेंटिकल गुड्स, सबसे पहले अधिकारी को क्या करना है, एट और अबाउट द सेम टाइम है, उसी दौरान कोई आइडेंटिकल गुड्स आया है तो उसके डेटा को निकालना होता है। तो आइडेंटिकल गुड्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आइडेंटिकल वो बनेगा जो सेम कंट्री से आया हो। जिस कंट्री से मेरा मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो जिस कंट्री से ये आया है उसी कंट्री से आए हुए सारे प्रोडक्ट को पकड़ेगा कि बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, हर मायने में बिल्कुल हूबहू वैसा ही, थोड़ा बहुत कलर वगैरह का डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है तो चलेगा। सेम कंट्री होना चाहिए, सेम मैन्युफैक्चरर, सेम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो अनदर मैन्युफैक्चरर चलेगा, बट कंट्री से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीज का आइडेंटिकल वेस्ट इंडीज में ही मिलेगा, किसी दूसरे कंट्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके जो आइडेंटिकल की खोज हमारी पूरी हो जाती है तो फिर उस पर हम एक क्वांटिटी लेवल का फिल्टर लगाते हैं कि जितनी क्वांटिटी में ये गुड्स इंपोर्ट हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उतने ही क्वांटिटी वाले लॉट को पकड़िए। एट और अबाउट द सेम क्वांटिटी लेवल के जो लॉट्स आ रहे होंगे उनको पकड़िए। अगर वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मिलते हैं तो डिफरेंट क्वांटिटी लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि जो बल्क लॉट्स होते हैं उनमें एक बल्क डिस्काउंट भी इनबिल्ट हो जाता है और जो छोटे होते हैं उसमें बल्क डिस्काउंट आपका नहीं आता है। तो मान लीजिए ये आपने 100 के लॉट में इंपोर्ट किया था, लेकिन जो डेटा आपको मिल रहा है वो 10,000 के लॉट में मिल रहा है जिसमें बल्क डिस्काउंट घटा हुआ होगा। तो इसका वैल्यूएशन करने के लिए आपको बल्क डिस्काउंट वापस एड बैक करना पड़ेगा कि अगर आप बड़े लॉट में न लाकर इस लॉट में लेकर आते तो वैल्यू क्या होती, तुम होती तो कैसा होता, वो वाली बात आपको यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद कॉमर्शियल लेवल का आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि अगर इसे इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है तो आप चेक करें कि वो डेटा उठाएं जो कि इंडिविजुअल के द्वारा इंपोर्ट किया गया हो, क्योंकि कंपनीज को नॉर्मली एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाता है। अगर इसे इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है, उसे कॉर्पोरेट ने इंपोर्ट किया है आइडेंटिकल को, तो वहाँ कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला हुआ होगा। तो उस गुड से बात करना, कहना कि भाई अगर तुझे भी अगर एक इंडिविजुअल इंपोर्ट करता तो क्या होता क्या, सब बोलेगा भाई कॉर्पोरेट डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको एड बैक कर दीजिए और जो वैल्यू आए उसको बेस बनाकर आगे हम बढ़ेंगे। तो सेम क्वांटिटी कमर्शियल लेवल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और सेम कमर्शियल लेवल नहीं मिलता है तो फिर डिफरेंट कमर्शियल लेवल पर जाएंगे और प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल के आएगा वैसी वाली बात हम करके चलेंगे। इतने सारे फिल्टर लगाने के बाद मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि 100, 90 और 105 करके प्राइस पर यूनिट आपका आ रहा है कुछ इस तरह से। तो उसमें कौन से वाले प्राइस को कंसिडर किया जाए, तो बोलते कि इनमें जो भी लोएस्ट प्राइस आ रहा होगा उसको हम कंसिडर करके चलेंगे, और उसमें जो छोटे मोटे डिफरेंसेस और थे, लाइक कलर डिफरेंस की वजह से कुछ चक्कर पड़ गया था, या डिस्टेंस का डिफरेंस। अब डिस्टेंस का कैसे पड़ सकता है, देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है ना, ऐसे ही अमेरिका भी बड़ा है भाई। तो हमारे यहाँ ये तो हमें पता है कि आइडेंटिकल वही बनता है जो सेम कंट्री से आया हो, लेकिन हो सकता है कि जो मेरा गुड्स बीइंग वैल्यूड था वो यूएसए के इस छोर से आया हो, इस एंड से आया हो, और जो आइडेंटिकल है वो यूएसए के दूसरे एंड से आया हो, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टमेंट करके चलेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद इस वैल्यू को जिसकी वैल्यू रिजेक्ट हुई थी उसके लिए समर्पित कर दिया जाएगा। यानी कि बात कुछ ऐसे हुई है कि अगर इसकी चंपा खो गई है तो कोई बात नहीं, पहले इसके जैसा ढूंढेंगे और इसके जैसा ढूंढने के बाद उसकी जो चंपा होगी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके ओम पवित्रो पवित्रो वयम सर्वमवस्थम इसके लिए लाके यहाँ पर समर्पित कर देंगे और बात बना दी जाएगी। तो ये है एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। उसके बेसिस पर हम अपनी बात मालिक यहाँ पर करके चलते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अंतर कहाँ है, अंतर ये है कि जहां जहां पर आइडेंटिकल शब्द आया था वहां वहां पर आप सिमिलर वर्ड लिख दीजिए, आपका रूल नंबर 5 तैयार हो जाता है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, नॉर्मली रूल नंबर 4 to 9 हमें सीक्वेंस में फॉलो करने होते हैं। तो 5 अगर नहीं लगता है तो 5 के बाद 6वें में वैल्यूएशन नहीं बताया जाता है, 5 के बाद 7 लगेगा, 7 के बाद 8, 9 वैसे करके चलेंगे। लेकिन रूल नंबर 6 ऐसे बोलता है यो, मतलब ये कि 7 और 8 का जो ऑर्डर है वो आपका यहाँ पर रिवर्स करवाया जा सकता है। कैसे करके भला, कि जैसे नॉर्मली ये सीक्वेंस बनता है 4, 5, 7, 8, 9, तो ये हो सकता है 4, 5, 8, 7, 9,
यानी 8 और 7 का जो ऑर्डर है ये इंटरचेंज करवाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने भीम को आदेश दिया था, जब भीम का और जरासंध का युद्ध हो रहा था तो जरासंध माया भी था, भीमसेन उसे टांगे पकड़ के यूं चीरते थे और यूं फेंक देते थे, लेकिन वो फिर उठ जाता था फिर उठ जाता था, वो उसको फिर चीरा, फिर फेंका, वो फिर जुड़ जाता था, वो माया भी था दरअसल। तो भगवान कृष्ण ने भीमसेन को एक इशारा दिया और उन्होंने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी को ऐसे 2 हिस्सों में चीर दिया और चीर कर उनको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। यो भीमसेन इशारा समझ गए, उन्होंने जरासंध को पकड़ा, टांगे पकड़ी, ऐसे चीरा और अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया और जरासंध मर गया। बोलो राधे राधे। तो जो काम महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किया था वही वाला काम यहां पर रूल नंबर 6 कर रहा है। यो 7 और 8 का ऑर्डर इंटरचेंज कराया जा रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आपका यहाँ रूल नंबर 7 की हम बात करने के लिए जा रहे हैं। इसमें लगाते हैं हम लोग डिडक्टिव अप्रोच कि यहाँ पर जो गुड्स आया है उसकी वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास्ट में भी कोई एट और अबाउट द सेम टाइम कोई ऐसा गुड्स नहीं आया आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स इंडिया के बाहर से नहीं आया है, तो अब क्या करके चले? तो कोई बात नहीं, हमारी नज़र इंडियन मार्केट पर गई और कहा कि इंडियन ये वाला प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर वैल्यूएशन करने के लिए बैठे हैं, क्या कभी 2-4-6 साल पहले कभी आया हो तो उसको यहाँ से वैल्यू को आज उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है यहाँ से पकड़ लो और यहाँ से यहाँ तक कि जितने भी खर्चे पानी है सबको वापस लेस करते हुए, घटाते हुए चले आओ और इस तरह से इस रूट पर आ जाओ। यानी अभी तक नॉर्मली हम ऐसे चलते थे ना, अभी कह रहा उल्टे चलो, तो यहां से डिडक्टिव अप्रोच आपकी आकर बन जाती है वैसे करके। तो हमने यहां पर लिया कि भाई ठीक है, नॉर्मली क्या क्या खर्चे पानी होते हैं, तो सारे के सारे खर्चे पानी घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी असेसेबल वैल्यू यहां पर बना दी जाती है। लेकिन जब इंडियन मार्केट से वैल्यू को पिक करने के लिए जाते हैं तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, टाइमिंग। कौन से टाइम का हमें ये उठा के चलना है? तो टाइम के बारे में बताते कि भाई एट और अबाउट द सेम टाइम आपको उठा के चलना है, पास्ट से उठाना है, क्या फ्यूचर में भी जा सकते हैं? यस, 90 डेज फ्यूचर तक का भी वेट कर सकते हैं, तो टाइम तो ये होगा एट अबाउट द सेम टाइम, थोड़ा सा पास्ट में, और 90 डेज मैक्सिमम जा सकते हैं फ्यूचर के लिए। दूसरी बात, वैल्यू कौन सी पकड़ के चलोगे? रूल नंबर 4 में तो बोला था कि नॉर्मल लोएस्ट वैल्यू पकड़ लीजिए, लेकिन यहां पर वैल्यू का मतलब होगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, एनटीवी। नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है वो वाला प्राइस जिस पर एग्रीगेट करके ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, GAQ, ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी जिस पर आपकी सोल्ड आउट की जा रही हो, तो वो वाले को लेके चलेंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए आपकी सबसे ज्यादा जो सेल हुई है, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी सेल हुई है, इस वाले प्राइस पर हुई है, तो 25,000 विल बी द नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसको यहां से पकड़ लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली हम बात करके चलेंगे। दूसरा, ये एक URP ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तो वैल्यू आपकी रिलायबल नहीं होगी। ऐसी अनरिलायबल वैल्यू को बेस बनाकर हम अपनी वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते। तो URP ट्रांजैक्शन हो, टाइम बता दिया और मैंने आपको यहां पर वैल्यू भी बता दी कौन सी वाली पकड़नी है, जो हाथ में वैल्यू आ जाए सारे खर्चा पानी घटाते चलो, यहां तक कि इंपोर्ट ड्यूटी भी घटा दो, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग योर CIF वैल्यू। ठीक है, यहां पे कुछ पोर्ट ड्यूज थे, उन पोर्ट ड्यूज को भी माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे होते हैं अपने CIF वैल्यू की बात कर रहे होते हैं वैसे करके। ठीक है जी, ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका रूल नंबर 7 करके। रूल नंबर 8 आता है, वो कहता है कि यार एट और अबाउट द सेम टाइम भी नहीं आया है, यहाँ इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल नहीं था, तो क्या करके चलें? तो यहाँ पर जैसे महाभारत के अंदर हमने देखा कि द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने अपनी शिक्षा स्टार्ट कर दी थी, वैसे ही हम भी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल असेसेबल वैल्यू बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या है वो हमारी आर्टिफिशियल असेसेबल वैल्यू? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जितना भी खर्चा पानी हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह जो भी है, यहाँ से एक्स फैक्ट्री प्राइस आप निकालिए। उसके बाद यहाँ तक के जो भी खर्चा पानी लाने का वो ऐड करेंगे, पोर्ट ड्यूज यहाँ पर ऐड करे जाएंगे और रास्ते में अपनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह ये लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता नहीं होगी, तो ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस तो आएगी 1.125% निकल के आ जाएगी। ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये अपनी 20% ऑफ FOB वैल्यू निकल के आएगी। और ध्यान दीजिए, ये 20% आपकी होगी, ये 3 कंपोनेंट को कैप्चर कर रही होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री से लेके यहाँ तक की जो पोर्ट ड्यूज है ओरिजिन पोर्ट पर वो, और जो ओशन फ्रेट है वहाँ की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये तीनों एलिमेंट को 20% अपना कैप्चर करके चल रहा होगा। ओके सर जी, और यहाँ पर आकर जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज असेसेबल वैल्यू। उसके बाद आता है आपका ये रहे तीनों एक्सपेंडिचर, ये
कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये पोर्ट ड्यूज, और ये आपका समरी यहाँ पर निकल के आ जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते मेरे बच्चा कि अगर ये सब कुछ ना हो पाए तो फिर हमारे पास में आखिरी रूल होता है, रूल नंबर 9 करके आता है। और रूल नंबर 9 में वो क्या बोलता है बाबू मेरे कि लाइक बेस्ट जजमेंट, लेकिन साथ में ये बताया गया है कि बेस्ट जजमेंट जो आप करो तो कैसे करना है। कह रहे कोई नया तरीका लेकर मत आना, जो भी नॉलेज आपने इकट्ठी करी है, जैसे लाइक ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू एंड जो वैल्यूएशन रूल्स आपके हैं, यहाँ से जो भी नॉलेज आपकी आई है इस नॉलेज को थोड़ा सा प्लस माइनस कर देना, और प्लस माइनस करके जो निकल के आए उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं। कोई नया बिल्कुल ही तीर मत चला देना, है ना। जैसे क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, अभी बोला था रूल नंबर 7 के अंदर 90 दिन तक का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां अगर 90 दिन पर वैल्यू नहीं आ रही तो रूल नंबर 7 तो नहीं लगेगा, लेकिन रूल नंबर 9 के अंदर वो अगर 95 दिन वैल्यू आ रही है तो उसकी भी कंसिडर कर सकते हैं, तो थोड़ा लिबर्टी मिल सकती है। अगला, आइडेंटिकल गुड्स के लिए या सिमिलर होने के लिए सेम कंट्री होना जरूरी होता है, लेकिन अगर सेम कंट्री नहीं है, गुड्स सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है बट कंट्री डिफरेंट आ रहा है, तो रूल नंबर 9 के अगर इस कंडीशन को रिलैक्स करके हम उसकी वैल्यू को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूल नंबर 9। तो इस तरह से जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसी को थोड़ा सा प्लस माइनस करके बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं उसकी नेगेटिव लिस्ट यहां पर दे रखी है, ये नहीं कर सकते। वहीं कोई तुक्के में वैल्यू नहीं मार सकते, कोई मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, कोई रेंज फिक्स नहीं कर सकते, वहां से थर्ड कंट्री को कितने में जा रहा है उसको बेस नहीं बना सकते हैं, इंडियन गुड्स की मिलते जुलते की क्या वैल्यू है उसको बेस नहीं बना सकते हैं, कॉस्ट का कोई अलग से नया फॉर्मूला नहीं बना सकते रूल नंबर 8 के अलावा कि भाई ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला बना दिया इससे वैल्यू निकालो। तो इस प्रकार की वाहियात बातें नहीं करके चलेंगे, ऐसा यहां पर आपको बोला जा रहा है। वहां उनके डोमेस्टिक मार्केट में कितने का बेचा जाता है उसको बेस नहीं बनाया जा सकता है, तो वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये था आपका रूल नंबर 9 करके, ठीक है जी। उसके बाद में यहां पर आते हैं आपके कस्टम के जो लाइक एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स जो होते हैं अपने, उनकी आवश्यकता नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने एक टेबल बना के बताया है कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो मेरे इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स यहां हैं, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स यहां है। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल 1 2 3 में वही लिखा है जो यहाँ के इंपोर्ट वैल्यूएशन के रूल 1 2 3 में लिखा है। नामकरण यहां पर हो गया, डेफिनेशन इसमें आती है, और 3 में बोलता है ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। इसके रूल नंबर 4 में वो लिखा है जो इनके रूल नंबर 4 और 5 में लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल प्लस सिमिलर गुड्स, वो एक में ही इन्होंने मर्ज कर दिया है। इनके 5 और 6 में वो लिखा हुआ है जो कि इनके 8 और 9 में लिखा हुआ है। इनके 7 और 8 में वो लिखा हुआ है जो कि इनके यहाँ 11 और 12 के अंदर लिखा हुआ है। वैसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं जो कि ना के बराबर है, तो उसमें वैल्यू तो हमारी आ ही जाएगी, वही सेक्शन नंबर 14(1) या 14(2) कॉमन सेक्शन था, उसके मुताबिक निकाल के चलेंगे। और उसमें जब बोलते हैं कि देखिए आते समय हमें वैल्यूएशन तो इंडियन पोर्ट पे करना होता है, अगर आया है तो CIF, अगर जाने वाले का वैल्यूएशन करके चलेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसे हम FOB वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो FOB वैल्यू के आधार पर ड्यूटी अपनी यहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है। और कौन सी डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज लेके चलते हैं सर? रेट ऑफ एक्सचेंज तो जो लेके चलेंगे अपना वही लाइक जिस दिन हमारा वो क्या बोलते हैं एंट्री हमने अपनी उसकी करी थी ना, तो उसी दिन का यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, जिस दिन 50 का हमने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया था। और जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन सा? तो हमारे पास एक क्लियरेंस कम लोडिंग ऑर्डर आता है। क्लियरेंस ऑर्डर मतलब लेट शिप ऑर्डर जो अंडर सेक्शन 51 इशू किया जाता है, एंड साथ में 39 के अंदर लोडिंग ऑर्डर बनता है। ये बेसिकली कॉमन ऑर्डर होता है जिसे हम क्लियरेंस कम लोडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। दैट कैन बी इशूड अंडर और सेक्शन आपको चाहे ये वाला रेफरेंस दे रखा हो चाहे ये वाला सेक्शन दे रखा हो, दोनों का मतलब एक ही यहाँ पर लिया जाएगा बिकॉज ये कॉमन ऑर्डर होता है। तो इस दिन के रेट को वहां पर कंसिडर किया जाता है और ड्यूटी अपनी कैलकुलेट कर देते हैं। यहां पर छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवाया है, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू बनती थी, ठीक है जी। शिपिंग बिल ये रहा, एंट्री आउटवर्ड ये रही, लेट शिप ये हो गया जी अपना, शिप क्रॉस्ड ऐसे करके आ जाता है। तो कौन सी डेट का रेट यहां पर कंसिडर किया जाएगा? तो देखिए ये बोलते हैं एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड, ये है लोडिंग परमिशन। दरअसल एंट्री आउटवर्ड लोडिंग परमिशन टू द वेसल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, इस डेट को की गई है, तो ये वाला रेट यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो क्लियरेंस कम जो लोडिंग ऑर्डर होता है उसकी डेट यहाँ पर कंसिडर कर ली जाती है, वैसी वाली बात है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके और दे रखे हैं। इस प्रकार से चैप्टर होता है समाप्त। सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू, 14(2) असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू टैरिफ वैल्यू। जब टैरिफ वैल्यू आएगी तो वैल्यूएशन रूल्स की वहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। 15 के अंदर है आपके रेलिवेंट डेट इंपोर्ट ड्यूटी, 16 में रेलिवेंट डेट एक्सपोर्ट ड्यूटी है। प्रोवाइडेड टू सेक्शन 14 के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रखी है। वैल्यूएशन रूल्स इंपोर्ट के 1 2 3 लाइक उनका नाम दे रखा है, डेफिनेशन है, एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। 4 5 आइडेंटिकल सिमिलर, 6 में यो, 7 में डिडक्टिव अप्रोच, 8 में कंप्यूटेड अप्रोच, 9 के अंदर बेस्ट जजमेंट है,
10 के अंदर 10 1 10 2 में एडजस्टमेंट है अपनी प्लस माइनस वाली, एंड उसके बाद 11 के अंदर वैल्यूएशन डिक्लेरेशन है, 12 के अंदर रिजेक्शन है, 13 इंटरप्रिटेटिव नोट्स आता है जो कि रेलिवेंट नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा रानी की कृपा आपके पर यूं ही बरसती रहे और आप हमेशा यहाँ से प्रसन्न रहें, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहें। थोड़ा मेडिटेट करना सीखो, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो बता सकता हूं जो मैं करता हूं। मैं कोई किताबी बातें या यूट्यूब से देख देख कर नहीं, मैंने जो खुद अनुभव करता हूं मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि देखो आपको मेडिटेशन करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आपने कभी ट्राई भी किया होगा तो आपने देखा होगा, या तो आपके सर में दर्द हो गया होगा, या आंखों में दर्द होगा, या आंखों से पानी बह रहा होगा, या कमर में दर्द हो गया होगा, कुछ भी मतलब आप ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने भी अपना कर करके सीख सीख के ऐसे ही इधर उधर से सीख के तो सारा कुछ एनालाइज किया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उस पर क्लैरिटी हासिल करने के बाद अगर आप कहोगे तो मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। यार पता है बड़ी शानदार चीज़ होती है ये मेडिटेशन है, बड़ी शानदार चीज़ होती है कि हमारी बॉडी में ऐसे मान के चलो ये मेडिटेशन झाड़ू लगा देता है। जैसे हम रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना कूड़ा करकट बाहर निकालने के लिए, तो ये बॉडी के अंदर भी ना बहुत सारा कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या भर रखा है हमने। तो ऐसे मानो जैसे कूड़े का ट्रक होता ना एमसीडी वाला, वो कूड़े के ट्रक है बेसिकली हम सब, पता नहीं क्या क्या दिमाग में गोबर भर के घूमते रहते हैं। और जो मेडिटेशन होता है ना ऐसे मान लो बिल्कुल झाड़ू क्या वैक्यूम क्लीनर, रोम रोम से रग रग से गंदगी को खींचकर बाहर फेंक देता है वो, और हम एकदम निर्मल कोमल सुगंधित हो जाते हैं, अंदर से सुगंधित हो जाते हैं हम। ठीक है, तो आप कहोगे तो मैं बना दूंगा आपके लिए छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू। और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, चल मेरे बच्चा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू, जय हिंद, जय भारत।